हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विश्रांति और इसे लिखा है हम सब की प्रिय लेखिका मालती जोशी जी ने। राम राम कही राम राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरय राम गयो सुरधाम। दोहा पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आई। आंखों के सामने 4 महीने पहले वाला दृश्य तैर गया। बाबूजी इसी तरह छोटे का नाम रटते रटते चले गए थे। इतने सारे तार और फ़ोन देने के बावजूद वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। वह यही समझता रहा कि बड़े भैया ने हर बार की तरह घबराकर उसे बुलवा भेजा है। बाबूजी 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर इस बार उसका सोचना गलत साबित हुआ। पथराई आंखों से उसकी राह देखते देखते बाबूजी चल बसे थे। उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद ही वह चल पड़ा था, पर उसके भाग्य में पिता का अंतिम दर्शन नहीं लिखा था। वह घर पहुंचा तब तक लोग शमशान भूमि से लौट चुके थे। उस समय छोटू कैसे बिलक बिलक कर रोया था। स्मृतियों का भार जब असहनीय हो गया तो उन्होंने आंखें पोंछकर फिर पाठ में मन लगाना चाहा, पर इसके बाद तो रानियों के विलाप का वर्णन था। वह प्रसंग तो किसी तरह उनसे पढ़ा ही नहीं गया। गोद में रामायण लिए बैठी रही, हाथ जोड़कर बोली, कौशल्या महारानी, तुम तो साक्षात भगवान की माँ थी। जब तुम्हें भी यह दिन देखना पड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। उन्हें वे सारे व्रत नियम अपने आप याद आने लगे जो वे सुहाग के लिए किया करती थी। पता नहीं कहाँ कैसी चूक हो गई। जब तब व्रत उपवास दान पुण्य कुछ भी तो काम नहीं आया। अंतिम क्षण तक उन्हें आशा थी कि कोई न कोई चमत्कार होगा और वे अपने सत्य के बल पर उन्हें बचा लेंगे, यम के दरवाजे से लौटा लाएंगे। पर कुछ नहीं हुआ। होइए सोई जो राम रचि रखा। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा। रामायण माथे से छुआई और आले में रख दी। तभी रसोई से बहू की बनबनाहट सुनाई दी। यूं तो बड़ी की आदत है कि काम करते वक्त बकझक करती ही रहती है, पर उन्होंने जब से गृहस्थी से मन हटा लिया था वह उस पर कान नहीं देती थी। पर बात अपने बारे में हो तो सुनाई दे ही जाती है। उसे भी अनसुना कर दे ऐसी महात्मा तो वे नहीं है। बहू की बड़बड़ाहट जारी थी। बस सुबह शिव भगवान के आगे नाक पकड़ कर बैठ जाएंगी या वो पोथा उठा लेंगी। घंटे भर से देख रही हूँ वे पढ़ नहीं रही हैं, गोद में लेकर बैठी हैं। पर क्या मजाल जो रसोई में जरा झांकी ले। जानती हैं सुबह से मैं अकेली खटती रहती हूँ, पर कभी उन्हें यह नहीं लगता कि लाओ जरा इसका हाथ ही बटा ले। जरा उसे अपने दुख से तो उबर लेने दे भगवान। अम्मा कितनी मेहनत मशक्क़त वाली है यह क्या तू नहीं जानती? थोड़ा सब्र करना भी तो सीखो। इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है उन पर, जरा उन्हें सांस तो लेने दो। अरे अम्मा, पूजा हो गई तुम्हारी? दरवाजे में खड़ी अम्मा को देखकर बड़ा चौंक पड़ा। मेरी पूजा का क्या है बेटा, वह तो दिन भर चलती रहती है, मन बहलाने का बहाना है बस। मुझे लगा तुम कुछ कह रहे थे इसलिए उठकर चली आई। कुछ नहीं अम्मा, ये मेथी का साग तोड़ना था बस। दफ्तर को देर हो रही है ना, तो विभा ने सोचा अम्मा जी तोड़ देंगी तो जल्दी से छोंक देंगे। साग तोड़ने में मेरे कोई हाथ पांव थोड़े ही खिल जाएंगे बेटा, पर डरती हूँ साल भर से तो तुमने मुझे अछूत करार दे रखा था। पानी का घड़ा भी छूती थी तो 100 बातें सुननी पड़ती थी। बहू की शक्ल देखने लायक हो गई। अम्मा जी दिन रात बाबूजी की गंदगी उठाती थी तो उनका रसोई में आना उसे सचमुच सुहाता नहीं था। बड़का भी इस बात को जानता था, इसलिए उसने बात को नया मोड़ देकर कहा, अम्मा, उस समय तुम बाबूजी की तीमारदारी में ही इतना थक जाती थी कि विभा चाहती थी कि कम से कम रसोई के झंझट से तो तुम बची रहो। बेटे, उस समय रसोई में आती भी थी तो उन्हीं के लिए। जानती थी कि उनके गिनती के दिन बचे हैं, इसलिए चाहती थी कि उनकी कोई भी इच्छा बाकी न रहे। पर जब भी रसोई में पाँव दिया बहू ने दुरदुरा दिया। अब मुझे रसोई से क्या करना है? 2 रोटी से मतलब है, जब खिलाओगे जैसी खिलाओगे खा लूँगी। बहू अपना सा मुँह लेकर रह गई। उस समय की बातें अम्मा जी ने मन में गांठ बांध ली होगी इसका उसे पता ही नहीं था। पर वह क्या करती, उस समय सचमुच उनका छुआ कुछ भी खाने से उसे उबकाई आती थी। बाबूजी का कमरा तो उसके लिए नरक का पर्याय बन गया था। पति से कह सुनकर उसने छत वाला कमरा बाबूजी के लिए कर दिया था। बच्चों का क्या है, कहीं भी बैठकर पढ़ लेंगे, पर रात दिन के खांसने कराहने से तो मुक्ति मिलेगी। ऊपर छत पर ही बाबूजी के कपड़े चादरें धुलती थी और सूखती थी। नीचे वाले उस हवा से बचे रहते थे। वह तो काम के बहाने 2-2 दिन तक ऊपर वाले कमरे में जाना टालती रहती थी। जब से बाबूजी मरे हैं वह कमरा भाएं भाएं करता है। बच्चे तक वहाँ जाना नहीं चाहते।
विमल ने दबी जबान से एक बार वहाँ बेडरूम बनाने की बात की थी, पर उसका यह प्रस्ताव विभा ने तुरंत रद्द कर दिया था। उस कमरे में तो वह एक दिन भी न सो सकेगी, पर उस कमरे का कुछ न कुछ करना तो है। छोटे की कमल की आंखें बराबर इस पर लगी हुई हैं। सेवा करने को कोई नहीं आएगा, मेवा में ज़रूर हिस्सा बटाएंगे। बहू भरवा करेले बना रही थी। करेले छील छाल कर नमक लगाकर रख दिए और वे माला लेकर ऊपर छत पर आ गई। बाबूजी थे तो पता नहीं दिन में कितनी बार वे ऊपर नीचे डोलती थी, पर अब 15 सीढ़ियाँ भी उन्हें पहाड़ सी लगने लगी हैं। चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता है। लगता है जैसे किसी ने सारी शक्ति ही निचोड़ ली है। मचिया पर बैठकर वे घुटने सहलाते हुए सोचने लगी, इतनी तकलीफ़ होती है, फिर भी यहाँ आकर बैठना ही अच्छा लगता है। कम से कम किसी के ताने उल्हाने सुनाई तो नहीं देते। देखने सुनने का ही तो सारा पाप है, नहीं तो पीठ पीछे कौन किसको गाली नहीं देता। सांस थोड़ी एकसार हुई तो उन्होंने माला उठा ली। मुश्किल से एक माला फेरी होगी कि विमल सामने आकर खड़ा हो गया। अम्मा, बेला की चिट्ठी आई है, सुना दे क्या लिख रही है। बाबूजी से चिट्ठियाँ सुनते सुनते उन्हें ऐसी आदत पड़ गई है कि अपने आप पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, जबकि बाबूजी खुद कहा करते थे कि सावित्री, तुम कोई अनपढ़ तो नहीं हो, मिडिल पास हो, अपने आप पढ़ना सीखो। गृहस्थी के खडराग में पढ़ा लिखा याद ही कहाँ रहता है, वे तो सब भूल गई थी। हाँ, बिटिया को उन्होंने बीए तक पढ़ाया था और ताकीद कर दी थी कि डिग्री को संभाले रखना, यह नहीं कि चूल्हे में झोंक दो। बेला समझदार लड़की है, शादी के बाद भी कुछ न कुछ करती ही रही है। अब तो बीएड में एडमिशन ले लिया है। बड़का चिट्ठी सुना रहा था। सुबह 8 बजे निकल जाना पड़ता है, लौटते लौटते 5 बज जाते हैं। घर पर बच्चे एकदम अकेले पड़ जाते हैं। उनके पापा भी अक्सर टूर पर रहते हैं। 2-4 महीनों के लिए अम्मा यहाँ आ जाती तो मुझे सहारा हो जाता, अम्मा का मन भी बहल जाता। पत्र का मजमून सुनते सुनते एकाएक उनका ध्यान बट गया। लगा कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है, ज़रूर बड़ी होगी। इस तरह छुपकर बातें सुनने की उसकी खास आदत है। बाबूजी तो अक्सर कहा ही करते थे, सावित्री, आवाज़ ज़रा धीमी रखा करो, तुम्हारी बहुरानी ओट में खड़ी सब सुनती रहती है। सुनती है तो सुना करे। एक दिन वे भी बिभर गई। कोई चोरी है, अपने पति से बात कर रही हूँ मैं, अपने दिल की लगी उन्हें नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊंगी। आज भी वह सीढ़ियों पर सांस रोके माँ बेटे की बात सुन रही है, जानना चाहती है कि अम्मा क्या कहती है। अब उसका समय जाया नहीं हो रहा, नहीं तो एक गिलास पानी मांगना गुनाह है, 100 बातें सुननी पड़ती हैं। चिट्ठी समाप्त कर बड़का थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पत्र ले लिया कि इत्मीनान से पढ़ेंगी और फिर माला फेरने लगी। विमल समझ गया कि यह सभा बर्खास्त होने की सूचना है, चुपचाप उठ गया। बहू भी उसके साथ साथ ही नीचे चल पड़ी होगी। लौटते समय उसने जरा भी एहतियात नहीं बरती। उसकी पायल और चूड़ियाँ उसके उतरने की सूचना देती गई। उन्होंने इत्मीनान से पढ़ने के लिए पत्र ले तो लिया था, पर पढ़ने की जरा भी इच्छा नहीं हुई। दिमाग में 2 साल पहले वाला प्रसंग चक्कर काटता रहा और उन्होंने अनुभव किया कि उनके मन की कड़वाहट जरा भी कम नहीं हुई है। उन दिनों बाबूजी की बीमारी का बढ़ता स्वरूप देखकर वे चिंतित हो चली थी। कस्बे में जितना इलाज संभव था हो चुका था। शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का मन था, इसलिए एक दिन सामान बांधकर वे बाबूजी के साथ बेला के यहाँ पहुँच गई थी। माता पिता की इस अचानक आमद से बेला चकित भी हुई और खुश भी। 2-3 दिन खूब आराम से गुजरे। दोनों बच्चे आसपास मंडराते रहे, बेला साथ में चहकती रही। दामाद भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटे रहे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से समय लिया गया। दफ्तर की गाड़ी में बाबूजी को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। उनके कहे मुताबिक एक्सरे निकलवाए गए, खून पेशाब की जांच करवाई गई, फिर सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब को दिखाई गई। तब कहीं जाकर उन्होंने 1 महीने का कोर्स लिख कर दिया। महीने भर बाद फिर एक बार दिखा जाने के लिए कहा। ये सारी दौड़ धूप बड़ी शालीनता से करते रहे और वे उनकी माँ को आशीषती रही, जिसने ऐसा लायक बेटा पैदा किया। वे बेला के यहाँ खाली हाथ नहीं आई थी। वैसे भी बेटी के यहाँ खाली हाथ कौन आता है। वे भी आते समय बेला के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, दामाद के लिए स्वेटर लेती आई थी। इसके अलावा मिठाई, नमकीन, बड़ी, पापड़, अचार, मसाले आदि सभी कुछ था। बड़ी ने तो ताना भी दिया था कि क्या बिटिया के यहाँ पूरा घर ढोकर ले जाएंगे। इतना सब कुछ दिया जा चुका था, फिर भी जब महीने भर रहने की बात हुई तो उन्हें संकोच हो आया। दवाइयों का खर्च तो खैर वे अपना कर ही रही थी, पर उन्होंने सोचा आधा किलो दूध भी अलग से लगा लेंगी,
सब्जी के ठेले तो निकलते ही रहते हैं। बाबूजी के लायक हरी सब्जी या फल फूल भी वे खरीद ही लिया करेंगी। जाते हुए न होगा तो बिटिया को कुछ बनवा कर दे जाएंगी। उस दिन वे बाबूजी के पास बैठकर बड़े को चिट्ठी लिखवा रही थी। तबीयत का हाल तो बताना ही था, कुछ पैसों की व्यवस्था भी करनी थी। उसी समय बेला पास आकर बैठ गई। बोली, अम्मा तुम्हारा अगला व्रत कब पड़ रहा है? परसों। क्यों? व्रत में तो सफ़र ठीक नहीं रहेगा ने। उसके अगले दिन गाड़ी बुलवा लेते हैं। गाड़ी? किस लिए? स्टेशन जाने के लिए। स्तब्ध होकर पल भर को वे बेटी का चेहरा देखती रही। फिर धीरे से बोली, महीने भर बाद फिर से दिखाने की बात थी ने। तो फिर आ जाना ने। शुजालपुर कौन सा दूर है? तेरे बाबूजी के साथ कहीं आना जाना इतना आसान है? और हर बार हमें कौन छोड़ने आएगा? बात तो तुम्हारी ठीक है अम्मा, पर यह घर तो तुम देख ही रही हो। 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं है, पर उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर मतलब तो समझ में आ ही गया। वे और उसके बाबूजी दोनों बुत बने बैठे रहे। कुछ देर बाद बेला ने ही कहा, जगह की तंगी भी ऐसी कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। पर तुम तो मेरी सास को जानती हो ने, आग है आग। कल को तुम लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पर तुम्हारी सास तो उतनी दूर गांव में बैठी है, वे तुम्हारे बारे में क्या कहेंगी और क्यों कहेंगी? अरे उनकी कुछ न पूछो, वे यहाँ की राय रत्ती खबर रखती हैं। उन्हें सब पता रहता है कि यहाँ कौन आया कौन गया। उनका मन हुआ कि कह दे। फिर तो तुम्हारी सास को यह भी पता होगा कि आने वाले खाली हाथ नहीं आए थे और जाते हुए भी भर भर मुट्ठी देकर जाएंगे। पर अपने मुंह से ऐसी ओछी बात निकालने का मन नहीं हुआ। तब तक बाबूजी ही बोल पड़े, बिटिया कुंवर जी से कहना हमारा चंद्रपुर का टिकट निकलवा दे। अब एक बार घर से निकले ही हैं तो कमल के यहाँ भी हो आएंगे। पता नहीं फिर निकलना हो न हो। बेला ने जैसे राहत की सांस ली। हाँ यह ठीक रहेगा, कुछ दिन वहाँ रह लीजिए, फिर महीने भर बाद यहाँ दिखाते हुए घर चले जाइएगा। बिटिया के चेहरे पर उभरा राहत का भाव देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। बिटिया चाहे न समझी हो, पर वे अच्छी तरह जानती थी कि इस समय बाबूजी ने छुटके के यहाँ जाने की बात क्यों की है। वे खुद भी तो इतनी जल्दी घर लौटना नहीं चाहती थी। कुल जमा 8 दिन के भीतर ही लौटने पर बड़ी बहू जिस कुटिल मुस्कान से स्वागत करेगी उसे भी वे झेल नहीं पाती। वैसे छोटे के यहाँ भी कौन से पलक पावड़े बिछे थे। ये लोग जब भी गए बहू आस पड़ोस में कहती फिरती थी, इन लोगों का जब मन होता है मुंह उठाकर चले आते हैं, दूसरों की सुविधा असुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। यही छुटका अम्मा का सबसे लाडला था। हमेशा कहता, अम्मा मेरी शादी होने दो फिर देखना, तुम्हें तिनका भी नहीं उठाने दूंगा। छोटे की शादी भी हुई, चांद सी दुल्हन भी आई, पर अम्मा वहीं की वहीं रही। उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, उल्टे छोटा ही बदल गया। पता नहीं क्यों उसे एकाएक अपने पिता देहाती, माँ दकियानूसी, भाभी फूहड़ और भतीजे गंवार नजर आने लगे। जब भी वहाँ जाते हैं तब दोनों प्राणी सांस साधे रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए और बेटे को बहू के सामने नीचा देखना पड़े। फिर भी इस समय बाबूजी ने उसी के यहाँ जाना तय किया। दामाद को टिकट के पैसे थमाकर बचे हुए पैसे माँ ने बेटी के हाथ पर रख दिए कि भाभी के लिए कोई अच्छी सी सौगात ले आ। छोटे की लड़कियों के फ्रॉक लाना उनके बूते का नहीं था, इसलिए खिलौने मिठाई का सरंजाम बेला ने कर दिया। इस तरह पूरे साज सामान के साथ वे लोग धड़कते दिल से गाड़ी में बैठे। स्वागत की जरा भी आशा नहीं थी। जब देखा कि छोटा उन्हें लेने के लिए सहपरिवार आया हुआ है तो जी जुड़ा गया। इस बार कमल के घर का वातावरण अपेक्षाकृत अच्छा था। बहू ने बातों बातों में पता कर लिया कि ये लोग 8-10 दिन के लिए ही आए हैं, इसलिए उसका मूड ठीक बना रहा। छुटका भी उन लोगों के लिए सुबह जल्दी उठकर चाय बना देता, गाड़ी का जुगाड़ अगर हो जाता तो शाम को घुमा देता, रात को उनके पास बैठकर देर तक बातें करता। लड़कियां भी दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुनती, दादी जी को स्कूल के किस्से सुनाती। कुल मिलाकर दिन मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन कमल दफ्तर से 2 बजे ही लौट आया। आते ही माँ के बिस्तर पर लेट गया और बोला, अम्मा ज़रा बढ़िया अदरक वाली चाय तो बना दो, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। वे तत्परता से उठकर भीतर गई और लौट आई। सिर झुकाकर अपराधी स्वर में बोली, छुटके रसोई में तो ताला पड़ा हुआ है। कमल का चेहरा शर्म से काला पड़ गया।
एक तो सिर दर्द से वैसे ही परेशान था, ऊपर से यह हादसा हो गया। वह तो एकदम बौखला गया। 4 बजे जब अरुणा क्लब से लौटी तो वह भरा बैठा था। उसके घर में पाँव देते ही बरस पड़ा। इस घर में क्या चोर डाकू बसते हैं जो तुम किचन में ताला डाल कर जाती हो? वहाँ तुम अपनी किटी पार्टी में मज़े उड़ाती रही, यहाँ मैं 2 घंटे से चाय के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे क्या सपना आया था कि तुम आज जल्दी आ रहे हो? अरुणा ने ताला खोलते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। पर ताला लगाने की ज़रूरत क्या थी? नौकरों तक के लिए सारा घर खुला पड़ा रहता है और नौकर अपने कायदे से रहते हैं। यहाँ तो जरा सा मौका मिला नहीं कि अल्लम गल्लम पकाना शुरू हो जाता है। फिर उनके ठुल ठुल से रात में सबकी नींद हराम होती है। उनका जी चाहा कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वे तो खुद ही डरती हैं। छोटी की रसोई में कभी पाँव भी नहीं देती। अल्लम गल्लम क्या पकाएंगी? हाँ, 1-2 बार अदरक वाली चाय ज़रूर बनाई थी। बाबूजी बेचारे पानी वाली फीकी चाय पी पी कर बोर हो गए थे। कहते, अरे किसी दिन चाय सी चाय तो पिलाया करो, यह क्या रोज़ रोज़ गोमूत्र पकड़ा देती हो। बाबूजी की ही फरमाइश पर उन्होंने एक बार, सिर्फ एक बार दलिया बनाया था। बहू के हाथ का दलिया खा खा कर वे आज ही जो आ चुके थे। कहते, परहेज के नाम पर यह क्या मिट्टी का लोंदा परोसा जाता है? मुझे तो देखकर उबकाई आती है। बीमारी के कारण बाबूजी के मुंह का स्वाद चला गया था। वे चिड़चिड़े हो गए थे, पर उनकी शिकायत सचमुच वाजिब थी। छोटी की रसोई बड़ी टिप टॉप थी, पर उसके खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। जबान तो बड़ी की भी तेज चलती है, पर उसके हाथ में रस है। छोटी तो जैसे पानी में सब्जी छोंकती है। पता नहीं लड़का खाता कैसे है, जबकि घर भर में उसके ही सबसे ज़्यादा नखरे थे। उसी छोटी ने उन पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी, साथ ही बाबूजी की खांसी का उद्धार भी कर डाला। इसके बाद वहाँ रहना उन्हें गवारा नहीं हुआ। उन्होंने दबी जबान से वापसी की बात की। छोटे ने भी उन्हें रुकने का आग्रह नहीं किया। ठीक भी था, माँ बाप के लिए वह बीबी से बैर क्यों लेता, अपने घर की शांति क्यों भंग करता। उसने बेटे का फ़र्ज इतना ही निभाया कि भोपाल तक आकर छोड़ गया, शुजालपुर की गाड़ी में बैठा दिया। बाबूजी ने बेला के यहाँ जाने से एकदम इनकार कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर की तारीख में अब भी 1 हफ्ता बाकी था। बोले, सावित्री, अब बुढ़ापे में मेरी मिट्टी और खराब मत करो, अपनी बची कुची इज्जत लेकर घर लौट चलो।